हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, हाइग्रोमेट्री। हाइग्रोमेट्री हाइग्रोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एक्चुअल में हाइग्रोमेट्री ये वाला जो टॉपिक है मेरे बच्चे, अब आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको इसे पढ़ाया जाता है, ना ही ये आपकी बुक्स के अंदर है। लेकिन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हाइग्रोमेट्री, इसको हिंदी में कहा जाता है आर्द्रता मापन। हाइग्रोमेट्री को कहते हैं हम हिंदी में आर्द्रता मापन। आर्द्रता कहते हैं ह्यूमिडिटी को। एयर के अंदर कितना वाटर वेपर्स का अमाउंट है, एयर कितनी ह्यूमिड है, इसका मेजरमेंट इस ब्रांच में किया जाता है, हाइग्रोमेट्री में। सो हाइग्रोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। फिजिक्स की इस ब्रांच में एयर के अंदर कितना वाटर वेपर्स का अमाउंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एयर कितनी ह्यूमिड होती है, मतलब एयर की ह्यूमिडिटी को जिसमें मेजरमेंट किया जाता है फिजिक्स की जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को हाइग्रोमेट्री कहा जाता है बच्चों, आर्द्रता मापन कहा जाता है। नोट कर लें आप इसे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एयर के यूनिट वॉल्यूम में, एयर के यूनिट वॉल्यूम में जितना वाटर वेपर्स का अमाउंट प्रेजेंट हो, उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नोट करें आप, एक एक शब्द बड़ा काम का लिखा है मेरे बच्चे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर के यूनिट वॉल्यूम में जितना वाटर वेपर्स का अमाउंट प्रेजेंट हो, क्या बेटे बच्चे, जितना वाटर वेपर्स का अमाउंट प्रेजेंट हो, एयर के यूनिट वॉल्यूम में जितना अमाउंट वाटर वेपर्स का प्रेजेंट है, उसे बोला जाता है मेरे बच्चे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जरा ध्यान से देखिएगा और नोट करें आप। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इट इज द अमाउंट मींस मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर के यूनिट वॉल्यूम में जितना अमाउंट वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होता है, उस अमाउंट को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मैं बात कर रहा हूं ड्यू पॉइंट, किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, ड्यू पॉइंट की बात कर रहा हूं। ड्यू पॉइंट का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ड्यू फॉर्म होती है। ड्यू कहते हैं ओस की बूंदों को, ड्यू ड्रॉप्स। जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स हैं वो ठंडी होकर प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उन पर छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, उन वाटर ड्रॉप्स को ड्यू ड्रॉप्स कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर पर ड्यू फॉर्म होती है, ओस बनती है, उस टेम्परेचर को हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं बच्चों। एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं, सामान्यतः तुमने देखा होगा हमारे चारों ओर जो एयर है, उस एयर में कुछ अमाउंट वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होता है। हमारे चारों ओर जो एयर है, उस एयर में कुछ अमाउंट वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होता है, लेकिन उन वाटर वेपर्स से एयर 100% सैचुरेटेड नहीं होती। एक सिंपल सी भाषा में बोलूं, नॉर्मली सामान्यतः हमारे चारों ओर कोहरा नहीं होता। जनरली नॉर्मली जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तुमने देखा हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो गया एटमॉस्फेयर का, तो तुमने देखा हो चारों तरफ क्या बेटा कोहरा पड़ने लगता है, धुंध छा जाता है, जिसको फॉग या मिस्ट कहा जाता है। सिंपल सी बात बोलूं,
फॉग है क्या, मिस्ट है क्या, ये अभी एक पहले एक पॉइंट सुनो मेरी बात को, एक पॉइंट सुने पहले। नॉर्मली सामान्यतः एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो एयर उन वाटर वेपर्स से 100% सैचुरेटेड नहीं है। जैसे तुमने देखा हो, जैसे पानी में हम चीनी घोल दें, पानी में हम चीनी घोल दें तो घुल जाती है उसमें, उस पानी में थोड़ी सी चीनी और डाल दें तब घुल गई वो चीनी। इसका मतलब क्या है कि पानी जो है वो चीनी जब डाली है, शुगर डाली है, उससे उसका शुगर का सॉल्यूशन जो बन रहा है, इसका मतलब वो पानी शुगर के सॉल्यूशन से शुगर से सैचुरेटेड नहीं है, और मिलाने पर और मिल जाए, उसमें घुल जाए। इसका मतलब वो पानी शुगर का जो सॉल्यूशन बनाया शुगर मिला करके वो सैचुरेटेड नहीं है। तो इसका मतलब उसको सैचुरेटेड करने के लिए हम क्या करें, उस पानी के अंदर चीनी मिलाते जाएं और मिलाएंगे और घुल गई, इसका मतलब अब भी वो सैचुरेटेड नहीं है। तो सैचुरेटेड इसका मतलब उसको दो तरह से किया जा सकता है मेरे बच्चे। या तो उस पानी में चीनी और मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, और एक पोजीशन ऐसी आएगी क्या बेटा, चीनी मिलाते जाओगे घुलती जाएगी, और मिला दी और घुल गई, और मिला दी और घुल गई। जब उस पानी में चीनी और मिलाने पर वो घुलना बंद हो जाए, मिलाई चीनी आपने, उसमें घुली नहीं, डिजॉल्व नहीं हुई, उसके नीचे बैठ गई, बॉटम पर चली गई। इसका मतलब वो जो लिक्विड है, जो भी शुगर मिला रहे हो या सॉल्ट मिला रहे हो, इसका मतलब उसमें जब घुलना बंद हो गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, 100% सैचुरेटेड हो गया। तो जैसे पानी में शुगर मिला करके शुगर का जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, शुगर से वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाए। ऐसा कब होगा, जब उसमें और शुगर डालने पर वो उसमें घुलना बंद हो जाए। इसका मतलब वो जो लिक्विड है, जो पानी है, वो शुगर से 100% सैचुरेटेड है। या तो शुगर मिलाते चले जाओ तब वो सैचुरेटेड होगा, या फिर दूसरा एक और हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे पानी में चीनी मिला दी आपने, घुल गई, थोड़ी सी चीनी और मिलाई घुल गई, और थोड़ी सी चीनी मिला ली घुल गई, इसका मतलब अभी भी वो सैचुरेटेड नहीं है। अब जो सॉल्यूशन, जो पानी शुगर से सैचुरेटेड नहीं है, उसको सैचुरेटेड करने के लिए या तो उसमें शुगर और मिला दो और तब तक मिलाते रहो जब तक उसमें घुलना न बंद हो जाए, तब सैचुरेटेड होगी। अगर शुगर नहीं मिलाना चाहते तो एक काम करो, आप उस पानी का टेम्परेचर को घटा दो। तुमने देखा होगा ठंडे पानी में चीनी या नमक कम घुलता है क्या बेटा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस पानी के अंदर जो भी अमाउंट आपने शुगर का मिलाया है और उस अमाउंट से वो वाटर सैचुरेटेड नहीं है, तो उसको सैचुरेटेड करने के दो तरीके हैं। क्या, या तो उसमें और अमाउंट चीनी का मिला दो तब सैचुरेटेड होगा, या फिर उस पानी का टेम्परेचर को घटा दो। टेम्परेचर घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस पानी के अंदर जो भी अमाउंट शुगर का था, उसी शुगर से उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो पानी क्या हो जाएगा, 100% सैचुरेटेड होगा। उसके बाद उस टेम्परेचर पर अगर आप उसमें और चीनी मिलाते हो तो उसमें चीनी उसमें डिजॉल्व नहीं होगी, वो उसमें नीचे बैठ जाएगी। इसका मतलब उस पानी को शुगर से सैचुरेटेड करने के लिए आपने दो तरीके बताई। क्या, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस पानी के अंदर जो भी अमाउंट शुगर का मिलाया है आपने, उस शुगर के अमाउंट से वो वाटर 100% सैचुरेटेड नहीं है। सैचुरेटेड कैसे करें अब हम उसे, या तो उस पानी में उसी टेम्परेचर पर हम और चीनी मिला दें, मिलाते चले जाएं और तब तक मिलाएं जब तक वो उसमें घुलना बंद ना हो, तब सैचुरेटेड होगा। या फिर हम एक काम करें, चीनी मिलाने के बजाय जो भी टेम्परेचर उसका रहा है, जिस समय कुछ अमाउंट उसमें चीनी का घुला हुआ है जिससे वो पानी सैचुरेटेड नहीं है, उस टेम्परेचर से हम बजाय उस पानी में चीनी मिलाने के हम दूसरा काम ये करें कि उसका अगर टेम्परेचर घटा दें, घटाते जाएं टेम्परेचर पानी का, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वही अमाउंट वाटर का, जो भी अमाउंट शुगर का उसमें पड़ा हुआ है, उस शुगर से वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो सैचुरेटेड हो जाएगा।
उस केस में उस टेम्परेचर पर उसी पानी के अंदर अगर थोड़ा सा भी शुगर मिलाते हो आप तो उसमें डिजॉल्व नहीं होगी, फिर वो उसमें क्या हो जाएगी, नीचे नीचे एकत्रित हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी चीनी। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो पानी उस निश्चित अमाउंट शुगर के निश्चित अमाउंट से क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सेम उसी तरह से मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं। सामान्यतः आपने देखा हो हमारे चारों ओर जो एयर है, जो भी आप बैठे हो आपके चारों तरफ एयर है, तो क्या आपके चारों तरफ जो एयर है उसमें मॉइस्चर है? मॉइस्चर तो होगा, वाटर वेपर्स तो होंगी, लेकिन क्या चारों तरफ आपको धुंध दिखाई दे रहा है, कोहरा दिखाई दे रहा है? कोहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि नॉर्मली एयर के अंदर कुछ न कुछ अमाउंट वाटर वेपर्स का होता है डेफिनेटली, और उस वाटर वेपर्स से वो एयर जब सैचुरेटेड नहीं है, एयर के अंदर जो भी अमाउंट वाटर वेपर्स का है XYZ, उस वाटर वेपर्स के अमाउंट से जब एयर सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है ना, तो उस एयर को सैचुरेटेड करने के लिए वो एयर वाटर वेपर्स से सैचुरेटेड हो, इसके दो तरीके हैं। या तो उस एयर के अंदर वाटर वेपर्स और मिला दी जाए तब वो एयर सैचुरेटेड होगी, या फिर उस एयर के अंदर जो भी वाटर वेपर्स का अमाउंट है उस एयर का टेम्परेचर घट जाए। अगर उस एयर का टेम्परेचर घटता है तो टेम्परेचर घटते घटते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो एयर उसी वाटर वेपर्स के अमाउंट से क्या हो जाएगी, 100% सैचुरेटेड। और जिस टेम्परेचर पर एयर वाटर वेपर्स से 100% सैचुरेटेड हो, उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेरे बच्चे ड्यू पॉइंट। अगर एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से अचानक से नीचे और चला जाए और घट जाए, अगर एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे चला गया, डाउन चला गया, अचानक से फॉल कर गया, तो तुम देखते होंगे सर्दियों के दिनों में ऐसा होता है, आपके चारों तरफ आपको देखेंगे, आपके चारों तरफ एयर के अंदर धुंध ही धुंध दिखाई देता है, कोहरा दिखाई देता है, फॉग, जिसको मिस्ट या फॉग कहा जाता है। ठीक है ना मेरे बच्चे, तो इस पॉइंट को नोट करें आप, ड्यू पॉइंट, it is that temperature at which air become 100% saturated with water vapors। जिस टेम्परेचर पर एयर वाटर वेपर्स से 100% सैचुरेटेड हो, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट कहा जाता है। दैट इज एयर डज नॉट टेक्स एनी फर्दर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। जिस टेम्परेचर पर एयर वाटर वेपर्स से 100% सैचुरेटेड हो, इसका मतलब उस टेम्परेचर पर उस एयर के अंदर और वाटर वेपर्स नहीं मिलाई जा सके, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट कहा जाता है। इसका सेंस ये हो गया कि अगर एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के बराबर है, इसका मतलब एयर वाटर वेपर्स से 100% सैचुरेटेड है, और जब एयर वाटर वेपर्स से 100% सैचुरेटेड है, इसका मतलब उस एयर में वाटर की वेपर्स और नहीं मिल सकती। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जब एयर वाटर वेपर्स से 100% सैचुरेटेड है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब ड्यू पॉइंट के बराबर है, उस समय कोई गीला कपड़ा जो है पानी से भिगो करके गीला करके सूखने के लिए डाल देना, तो वाटर क्या होगा, सूखेगा कब वो कपड़ा, जब पानी का वेपराइजेशन हो। तो लेकिन जब एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के बराबर है, तो मेरे बच्चे एयर के अंदर और वाटर वेपर्स नहीं मिल सकती। इसका मतलब वो जो कपड़ा गीला कपड़ा है ना, उस पर उस गीले कपड़े से पानी वेपराइज नहीं होगा, इट मींस वो कपड़ा सूखेगा नहीं आपका। और अगर एयर का टेम्परेचर वाटर ड्यू पॉइंट से ज्यादा है, इसका मतलब एयर वाटर वेपर्स से सैचुरेटेड नहीं है, उस केस में कपड़ा सूखने के लिए डाल देना, कपड़ा सूख जाएगा, वेपराइजेशन हो। ठीक है ना मेरे बच्चे, एयर का टेम्परेचर जितना टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से जितना ज्यादा होगा, वाटर का वेपराइजेशन उतना ही तेजी से होगा, क्योंकि उस एयर के अंदर उतना ही एयर की ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, वेपराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा।
मतलब एयर के अंदर वाटर वेपर्स का अमाउंट जितना ज्यादा होगा वेपोराइजेशन कम होगा, और एयर में वाटर वेपर्स का अमाउंट कम होगा तो पानी का वेपोराइजेशन तेजी से होगा। और जब एयर का टेम्परेचर डी पॉइंट के बराबर है, इसका सेंस ये है कि एयर वाटर वेपर्स से 100% सैचुरेटेड है, उस समय पानी का वेपोराइजेशन नहीं होगा। गीला कपड़ा अगर सूखने के लिए डाल देंगे आप तो वो सूखेगा नहीं। तो देखना सर्दियों के दिनों में कोहरा पड़ रहा हो, गीले कपड़े डाल देना जरा सुखाने के लिए, बजाय और सूखने के वो और गीले हो जाएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स होंगी वो डस्ट पार्टिकल पर छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स के फॉर्म में कंडेंस्ड होकर के वो कपड़े पर और गिरेंगी, कपड़ा और गीला हो जाएगा बजाय उसके सूखने के। ये बात मेरी क्लियर है? फिर से समझिए, आप इसको नोट कर लो। डी पॉइंट, डी पॉइंट इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर of atmosphere at which air becomes saturated with water vapors, that is air does not take any amount further any amount of water vapors. If a temperature of air become less than dew point, अगर एयर का टेम्परेचर अचानक से डी पॉइंट से नीचे चला जाए तो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स जो होंगी एयर के अंदर वो छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में डस्ट पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल पर इकट्ठी हो जाती हैं, और वे पानी की बूंदें जब प्लांट्स के लीफ पर गिरती हैं तो पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में कलेक्ट हो जाती हैं, जिन ड्रॉप्स को हम ड्यू ड्रॉप कहते हैं। इफ टेम्परेचर, मैंने नोट कर दिया, इफ टेम्परेचर ऑफ एयर बिकम लेस देन ड्यू पॉइंट देन एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स इज कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। उन वाटर ड्रॉप्स को बोला जाता है मेरे बच्चे ड्यू ड्रॉप, विच इज कॉल्ड, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट, और उन ड्रॉप्स को बोलते हैं ड्यू ड्रॉप बोलते हैं उनको, ठीक है ना। इफ अ टेम्परेचर फॉल्स मच बिलो ड्यू पॉइंट, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाए ड्यू पॉइंट से नीचे तो आप देखते होंगे आपके चारों ओर, जैसे कभी कभी तुमने देखा हो मौसम बिल्कुल साफ है, शाम का समय है, सर्दियों के दिन है, शाम के 5 बज रहे हैं, मान जाइए आप थोड़ी देर के लिए आनंद लो, तभी आनंद आएगा। सर्दियों का समय है, आप कहीं यात्रा कर रहे हो, मान जाओ आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से, अपनी व्हीकल से, ठीक है ना, 4 व्हीलर से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, ट्रक से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, शाम का 5 बज रहा है, शाम होने वाली है, चारों तरफ देख धुंध सा, थोड़ा सा हल्का अंधेरा होने वाला है, ठीक से अंधेरा नहीं हुआ, थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है, और चारों तरफ देखा मौसम बिल्कुल साफ है, कहीं भी कोई कोहरा दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद अचानक से देखा आपने क्या कि अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेरे बच्चे जैसे ही ड्यू पॉइंट से अचानक से तेजी से गिरा तो उस चारों ओर जो एयर है, उस एयर के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स है, वो वाटर वेपर्स एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल हैं, उन पर छोटी छोटी पानी की बूंदों के फॉर्म में कंडेंस्ड हो जाती हैं। तो आप देखते हैं चारों तरफ अचानक से कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाता है। तुमने देखते हो पहले तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, मौसम साफ दिखाई दे रहा था, सामने आमने सामने। जैसे ही टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का तेजी से गिरा ड्यू पॉइंट से, तो एयर के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स थी, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक पार्टिकल हैं, उन पर छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में एकत्रित हो गई वो, और चारों तरफ क्या छा गया? कोहरा छा गया, जिसे फॉग या मिस्ट कहा जाता है। यही बात लिखी है मैंने। इफ अ टेम्परेचर फॉल्स मच बिलो ड्यू पॉइंट then dew is a form on the dust particle and smoke particle present in air, then it is called fog or mist। चारों तरफ धुंध सा छा जाता है, उसको फॉग कहा जाता है, या फिर उसको मिस्ट धुंध को कहते हैं। फॉग कोहरा, धुंध छा जाता है चारों तरफ। और अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हो किसी व्हीकल से, जैसे आप अपनी कार से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तुमने देखा हो अगर आपने, उन वाहनों के अंदर, उन व्हीकल्स में
येलो कलर की एक एडिशनल लाइट लगाते हैं कोहरे के समय पर। क्यों? क्योंकि येलो लाइट की फॉग को पेनिट्रेट करने की लिमिट ज्यादा होती है, इसी वजह से वाहनों के अंदर उन व्हीकल्स में वो एक एडिशनल येलो कलर की लाइट लगा लेते हैं। मैंने लिख दिया है, स्पेशल नोट लिखा है मैंने, यहां चेक कर लीजिए आप, लिखा है ये स्पेशल नोट लिखा है। In some vehicles, additional yellow headlight are provided because yellow light can penetrate through fog. धुंध जब पड़ रहा हो, सर्दियों के दिनों में कोहरा पड़ रहा हो, तो वाहनों के अंदर पीले रंग की, येलो कलर की एक हेडलाइट वाहनों में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि येलो लाइट की फॉग को पेनिट्रेट करने की क्षमता ज्यादा होती है। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? ये बात क्लियर है राजा बेटा? ठीक है ना? सेकंड पॉइंट देखिएगा, तुमने देखा हो कभी एक स्टील का मग लेना, मग तो देखा है ना, स्टील का मग लेना और उसमें बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर डाल देना। स्टील का मग तो समझते हो ना? अरे स्टील का एक मग ले लेना, बर्तन, एक बर्तन, दो मग लेना, एक बर्तन में तो नॉर्मल वाटर डालना, सादा पानी, और एक दूसरे बर्तन में डालना बिल्कुल चिल्ड वाटर। कैसा वाटर? चिल्ड वाटर, बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडा पानी डालना। या उस दूसरे एक मग में तो नॉर्मल वाटर डाल देना और दूसरे मग में चिल्ड वाटर न डाल करके आइस, देखिए ना, आइस को कूट करके भर देना, उसे आइस को छोटे छोटे टुकड़े बना करके और उस दूसरे मग में वो भर देना, आइस के टुकड़े, या बहुत ज्यादा ठंडा पानी भर देना, और एक मग में नॉर्मल वाटर। तो तुमने देखा हो कभी उस जो जिसमें चिल्ड वाटर है या आइस डाली हुई है आपने, उस मग के चारों ओर तुमने देखा हो धुआं सा घुमड़ता रहता है। उस मग के चारों ओर ऐसा दिखते होंगे आप, ऐसा लगता है कि उसमें से स्टीम सी बाहर निकल रही है। एक्चुअल में वो स्टीम होती क्या है? ऐसे ही आपने देखा हो कहीं पर आइसबर्ग रखा हो, आइसबर्ग तो समझते हो, बर्फ की सिल्ली, कहीं रखी है कहीं बर्फ की सिल्ली तुमने देखी हो रखी हुई, तो तुमने देखा हो आइसबर्ग से, उस बर्फ के टुकड़े से, जो बहुत, आइसबर्ग तो जानते हो, बर्फ की सिल्ली रखी है, तुमने देखा उसमें से धुआं सा निकलता रहता है, स्टीम से निकलती रहती है, निकलती हुई सी दिखाई देती है आपको, ऐसा लगता है उसमें से धुआं निकल रहा है, स्टीम से निकलती हुई अपीयर होती है। एक्चुअल में वो क्या है? एक्चुअल में जो आइस है ना, उसके चारों ओर जो एयर होगी, उस एयर में क्या होंगी? वाटर वेपर्स होंगी, और वो एयर जैसे ही उस आइस के कांटेक्ट में आएगी, वो एयर जैसे ही वो उस आइस के कांटेक्ट में आएगी, तो एयर क्या हो गई? ठंडी। तो एयर के अंदर क्या होगी? वाटर वेपर्स ठंडी हो जाएंगी, और एयर के अंदर क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल। वो वाटर वेपर उस आइसबर्ग के चारों ओर जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल हैं, वो वाटर वेपर्स उन डस्ट पार्टिकल पर छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स के फॉर्म में कंडेंस्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि उस आइसबर्ग में से धुआं सा निकल रहा है, मींस स्टीम सी उसमें से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। जबकि वास्तव में होता क्या है? तो उसके चारों ओर, उस आइसबर्ग के चारों ओर जो एयर है, उस एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो ठंडी होकर के डस्ट पार्टिकल पर छोटे छोटे पानी की ड्रॉप्स के फॉर्म में एकत्रित हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो धुआं सा दिखाई देता है कुछ समय तक। क्लियर है? ये बात लिखी है मैंने। पॉइंट नंबर सेकंड, स्टीम अपीयर्स कम आउट ऑफ आइस बिकॉज वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कंडेंस्ड ऑन अ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट अराउंड आइस। उस आइस के चारों ओर जो वाटर वेपर्स एयर के अंदर है, वे वाटर वेपर्स एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल पर कंडेंस्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो स्टीम सी उस पर उससे निकलती हुई दिखाई देती है। किसी बर्तन में ठंडा पानी भर दें आप, तो उसके चारों ओर धुआं सा लिपटता हुआ दिखाई देता है, स्टीम से, ऐसा लगता है उसमें से स्टीम निकल रही है, और कुछ देर बाद तुमने देखा हो बर्तन बाहर से गीला हो जाता है, तो क्या हुआ? क्या पानी उसके अंदर से, बर्तन के अंदर से पानी बाहर आ गया? नहीं सर, एक्चुअल में हुआ क्या, उस बर्तन के चारों ओर जो एयर थी उसमें वाटर वेपर्स डस्ट पार्टिकल पर कंडेंस्ड हुई और उस बर्तन पर इकट्ठी हो गई वो पानी के बूंदों के रूप में, वो जिसकी वजह से वो बर्तन गीला हो जाता है। तुमने देखा होगा बाहर से बूंद सी निकलती रहती है और जिस टेबल पर रखा है वो टेबल भी गीली हो जाती है।
ठीक है ना। तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। जैसे तुमने कभी देखा हो, एक काम करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, आपने बीम बैलेंस देखा है, तराजू तोलने वाला बीम बैलेंस देखा हो तो ये देख लो, अदरवाइज आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तोलने वाले इलेक्ट्रॉनिक वो आ रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक वाले आ रहे हैं आजकल, ठीक है ना। मैं तो बीम बैलेंस ले लिया, चलो मैंने, कोई बात नहीं है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ले लो आप, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ले लो, ठीक है नहीं। और इस पर तुमने देखा हो एक चिल्ड बिल्कुल ठंडी कोक बोतल लेना आप, क्या लेना, कोक बोतल। मैं इसको हटा दे रहा हूं ऊपर से, एक कोक बोतल ले लेना, कोक बोतल। कोक बोतल जानते हो, अरे कोका कोला या थम्स अप की एक बोतल ले लेना, और इस पर एक लिड लगी हुई है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है यहां तक, जैसे थम्स अप की बोतल है, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, तो यहां पर बाकी का जो पार्ट है उसका एयर होगी इसमें क्या है, इसमें एयर नहीं है सर, ये फ्री स्पेस है यहां पर। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, चिल्ड कोक बोतल है, और इसको आपने किसी बैलेंस पर इसको वे कर रहे हो, तोल रहे हो आप, इसका वेट ले रहे हो आप, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप इसकी लिड को हटा दो, इस पर जो कैप लगी हुई है ना, इस कैप को ओपन कर दो, यहां से कैप को हटा दो। जैसे ही कैप को हटाओगे यहां से, तो कैप को हटा रहा हूं, देखो मैं, चलो कैप हट गई, मान जाओ, कैप हटा दे। जैसे ही कैप हटाएंगे तुरंत, तो क्या होगा इसके अंदर, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, इसमें कोक बोतल है, ये यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। जैसे ही इसकी लिड ऊपर से कैप लगी थी, जैसे ही हमने ओपन की, जैसे ही ओपन करते हो तुरंत इसके अंदर तुम देखते होंगे धुआं सा भर जाता है, स्मोक सा भर जाता है इसके अंदर। क्या भर जाता है, उस स्मोक का मैं कलर बदल दे रहा हूं, स्मोक सा छा जाता है इसके अंदर, धुआं सा भर जाता है। तुमने देखा हो तो, कभी देखना, नहीं देखा है तो अब घर जाकर करके देखना ऐसा। तो जैसे ही लिड को ओपन करोगे तुरंत इसके अंदर धुआं सा भर जाता है ना। तो आप जब इसको वे करोगे तो बताइए इसके वेट में क्या अंतर आएगा, सोचो अपने दिमाग से। क्योंकि जैसे ही लिड को इसकी हटाओगे, तुरंत कैप इससे हटाई तो तुरंत बाहर की जो एयर है वो इसके अंदर जाएगी। बाहर से जो एयर होगी, बाहर से जो एयर थी, एयर विद वाटर वेपर, विद वाटर वेपर, ठीक है ना, एयर विद वाटर वेपर। तो जैसे ही इस लिड को, इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था ना, वो हटा दिया, तो तुरंत बाहर की जो हवा है जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसके अंदर घुस जाएगी। इसमें बोतल के अंदर जो खाली जगह है ना, स्पेस जो खाली है, उसमें क्या जाएगी, एयर विद वाटर वेपर, क्योंकि उस एयर के अंदर ये वाटर वेपर्स भी मिली हुई है। ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि एयर बाहर से गई है इसके अंदर जिसमें वाटर वेपर्स मिली है, तो उस एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल जरूर होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो जैसे ही एयर विद वाटर वेपर इसके अंदर जाएगी, तो क्योंकि कोल्ड कोक बोतल है, बहुत ज्यादा चिल्ड बोतल है, ये ठंडी है, तो जैसे ही एयर इसके अंदर, क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स मिक्स हैं, अंदर जैसे ही जाएगी, तो टेम्परेचर क्योंकि यहां पर कम है, तो ये वाटर वेपर्स ठंडी होंगी। ठंडी हो जाएंगी तो क्या होगा, वाटर वेपर्स इस एयर के अंदर, जो इसके अंदर एयर घुसी हुई है, उस एयर में डस्ट पार्टिकल जो होंगे, उन डस्ट पार्टिकल पर ये वाटर वेपर्स क्या होगी, छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में कलेक्ट हो जाएगी, कंडेंस्ड हो जाएगी। और वे छोटी छोटी सी पानी की बूंदें जो इस एयर के अंदर हैं, वाटर वेपर्स की, डस्ट पार्टिकल के ऊपर, वो क्या करेंगी, वो इसके अंदर ही गिर जाएंगी। किस पर, इसके अंदर जो कोक बोतल के अंदर जो लिक्विड तरल पदार्थ जिसका आप सेवन करते हो, वो भरा हुआ है ये, इसके ऊपर ये वाटर वेपर्स
एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल उन पर कंडेंस होकर के छोटी छोटी ड्रॉप्स के फॉर्म में इस पर यहां पर कलेक्ट होती रहेंगी अंदर, ठीक है ना, जिसकी वजह से पहले इसका वेट क्या होगा मेरे बच्चे, पहले इसका वेट बढ़ेगा, इनिशियली वेट इंक्रीज, वेट पहले इंक्रीज होगा। और जब जितनी भी वाटर वेपर्स इसके अंदर कलेक्ट हुई, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़े समय तक ये वाटर वेपर्स स्मोक पार्टिकल पर कंडेंस होकर वो ड्रॉप के फॉर्म में नीचे गिरती रही तब तक इसका वेट बढ़ता रहेगा। जैसे ही वाटर वेपर्स का कंडेंस होना बंद हुआ, मींस उन वाटर वेपर्स का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा ड्यू पॉइंट से, तुरंत वाटर वेपर्स कंडेंस होना बंद हो जाएंगे। और कंडेंस जब होना बंद हो गई, इसका जो वेट होगा क्या होगा, आफ्टर दैट पहले तो इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने के बाद जो और समय तक रखी रही है तो क्या होगा, इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और टेम्परेचर जब बढ़ने लगेगा तो अंदर से वेपर्स क्या होंगी, जो पानी के फॉर्म में इसमें कंडेंस होकर के चली गई है, वो पानी, वो वाटर वेपराइज होकर के फिर बाहर आने लगेगा। उसके बाद पहले तो वेट बढ़ेगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट होगा, आफ्टर दैट डिक्रीज, उसके बाद घटना शुरू होगा। ज्यादा समय तक जब रखेंगे तो घटना शुरू होगा। एक्चुअली जैसे ही लिड को ओपन करोगे तो पहले वेट बढ़ने लगेगा, कुछ समय बाद वेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ज्यादा समय तक रखा आपने इसको इस बैलेंस पर, तो पानी वेपराइज होकर के बाहर आने लगेगा, और बाहर आने लगेगा तो उसके बाद फिर वेट इसका घटने लगेगा। सिंपल सा पॉइंट बोला है, मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी बात मेरी। क्लियर है मेरे बच्चे? मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है इसको। इस पॉइंट को बच्चों नोट कर लो आप, बड़े काम की चीज है ये आपको पढ़ाया नहीं जाता, फिर से मैं बोल रहा हूं, और ये बहुत काम की चीज है। इसको मैं पढ़ा रहा हूं, बस इतना ही काफी है आपके लिए। आप इसको एक एक शब्द, एक एक पॉइंट आप नोट कर लो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप न्यूज वगैरह में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, न्यूज़पेपरों के अंदर एक कॉलम होता है क्या क्या बेटा, जिस पर मौसम के हालचाल लिखे होते हैं। मौसम का हालचाल का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एयर के अंदर कितनी नमी है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता कहा जाता है जिसको 40%, 60%, 30% ऐसे लिखते हैं ना, ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर लिखा होता है उसमें, मौसम की जानकारी मतलब जिस पर लिखी होती है। मैं उसी एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं। उसी एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक सिंपल सा और आसान सा फॉर्मूला नोट करें। हमारे चारों ओर जो भी अमाउंट एयर का है, जैसे इस कमरे में आप बैठे हैं, इस कमरे में एयर का जो भी वॉल्यूम है इस कमरे के वॉल्यूम के बराबर होगा एयर। अरे भाई, इस कमरे में जहां बैठे हो आप, इसमें कोई ना कोई तो अमाउंट एयर का होगा। तो उस एयर के अंदर वाटर वेपर्स होंगी या नहीं होंगी? पक्का होंगी। तुमने देखा हो कभी कभी एयर की वाटर वेपर्स कैसे पता चलेगी? आप एक कमरे में एसी चला दो, एसी क्या करता है कि इस कमरे के अंदर जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनको क्या कर लेता है, ठंडा करके, कूल करके उनका टेम्परेचर घटा देता है। और जैसे ही टेम्परेचर एयर का प्लस वाटर वेपर्स टेम्परेचर जैसे ही डाउन होगा और जैसे ही टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम गया तो तुरंत वो एयर कंडेंस्ड होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाती है, पानी में बदल जाती है। तो तुमने देखा हो जिस कमरे में एसी चला रहे हो आप, उस कमरे की जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनको क्या कर लेगा, ठंडा करके वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो पानी में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए तुमने देखा होगा एसी के साथ, जिस कमरे में एसी चल रहा है उसमें एक पीछे से एक पाइप निकलता है जिसमें से पानी निकलता रहता है। एक्चुअल में जो पानी निकल रहा है वो का क्या है, वो इस कमरे की जो नमी है, कमरे की नमी का मतलब कमरे की एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं सबको क्या करता है, वो उन वाटर वेपर्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उनको ठंडा करके उनको किसमें कंडेंस करा देता है, वो
पानी में कन्वर्ट कर देता है, कंडेंस कर देता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पानी बाहर निकल जाता है और फ्रेश एयर, बिल्कुल ड्राई एयर जिसमें वाटर वेपर्स ना हो, वो कमरे के अंदर ही भेज देता है। तो कमरे की जो एयर होती है वो ठंडी रहती है, उसमें वाटर वेपर्स नहीं होती। ठीक है ना। तो एयर के अंदर बहुत सिंपल सी बात ये हो गई मेरे बच्चे, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर के अंदर वाटर वेपर जितनी कम होंगी, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी उतनी कम होगी। वाटर वेपर्स जब ज्यादा होंगी तो ह्यूमिडिटी, नमी ज्यादा होगी, कहते हैं ना नमी ज्यादा होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रिलेशन फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एयर के वॉल्यूम में वाटर वेपर्स का जितना मास है, वाटर वेपर्स का जितना अमाउंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल मास ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एट सेम टेम्परेचर और इनटू 100। मतलब किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में वाटर वेपर्स का अमाउंट, किसी टेम्परेचर पर किसी निश्चित वॉल्यूम में जितनी भी वाटर वेपर्स का अमाउंट है, और उसी वॉल्यूम को उसी टेम्परेचर पर सैचुरेटेड करने के लिए जितना वाटर वेपर्स का अमाउंट और उसमें मिलाना पड़े, उसका रेशियो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना। इस फॉर्मूले को लिख लो बच्चों। किसी निश्चित वॉल्यूम में किसी टेम्परेचर पर वाटर वेपर्स का अमाउंट और उसी वॉल्यूम को उसी टेम्परेचर पर सैचुरेटेड करने के लिए जितना वाटर वेपर्स और मिलानी पड़े, टोटल मास लिखा है, टोटल मास ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एट सेम टेम्परेचर कैपिटल एम इनटू 100, जितना है प्रेजेंट उसमें, और उस वॉल्यूम की एयर को वाटर वेपर से सैचुरेटेड कराने के लिए जितना टोटल अमाउंट चाहिए। जैसे इसी कमरे के अंदर मान लो 500 ग्राम वाटर वेपर्स है, मान जाइए, और इस कमरे की एयर को उस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड कराने के लिए हमें 750 ग्राम वाटर वेपर्स चाहिए। भाई 500 तो पहले से ही है, और टोटल कितनी चाहिए 750, तो कितनी और मिलानी पड़ेगी आपको 250 और मिलानी पड़ेगी। तो जितनी है अपॉन जितनी टोटल चाहिए उसका रेशियो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। जैसे 500 ग्राम है और चाहिए कितनी 250 ग्राम और चाहिए, क्यों 750 चाहिए, तो 500 अपॉन 750 इंटू 100। नहीं समझे भाई? कोई रूम मान लो आप, इस रूम के अंदर जो एयर है XYZ, एयर एट सर्टेन टेम्परेचर, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर है, और इसके अंदर वाटर वेपर्स का अमाउंट, वाटर वेपर्स मान लो 500 ग्राम मान जाइए, और ये 500 ग्राम वाटर वेपर्स से ये एयर सैचुरेटेड नहीं है, और ये एयर सैचुरेटेड होती है, दिस एयर सैचुरेटेड विद 750 ग्राम, सैचुरेटेड विद 750 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, एयर सैचुरेटेड 750 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, ऐसे लिखिएगा, वाटर वेपर्स। ये एयर सैचुरेटेड हो सकती है, टोटल 100% सैचुरेटेड हो सकती है 750 ग्राम वाटर वेपर्स से, और जिसमें है कितनी 500 ग्राम वाटर वेपर्स पहले से हैं। तो इसका मतलब ये जो एयर है जिसमें जितनी भी वाटर वेपर्स का अमाउंट है, जिससे ये एयर सैचुरेटेड नहीं है, और इस एयर के अंदर इस एयर को सैचुरेटेड करने के लिए जितना अमाउंट वाटर वेपर्स का चाहिए
उसी टेम्परेचर पर उसका रेशियो इस एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। यही लिखा है मैंने, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर स्मॉल m अपॉन टोटल, इस शब्द को ध्यान रखना, टोटल मास ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एट सेम टेम्परेचर कैपिटल है। इतना तो प्रेजेंट है और इतना टोटल चाहिए, इन दोनों का रेशियो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगी। इसका मतलब जितना अमाउंट है जिससे वाटर वेपर से एयर सैचुरेटेड नहीं है ये कम होगा, और जितनी चाहिए वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इनटू 100 लेस देन 100 और इक्वल टू 100 होगी। लेस देन 100 से तो ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जितना है वो कम होगा और जितना चाहिए वो ज्यादा होगा। ये तो प्रेजेंट है और इतना टोटल अमाउंट हमें वाटर वेपर्स का चाहिए, तभी वाटर वेपर्स वो एयर उस टेम्परेचर पर वाटर वेपर्स से सैचुरेटेड होगी। और इनटू 100 तो परसेंटेज में एयर की क्या निकल आएगी मेरे बच्चे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल आएगी। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा, और करके लिखा है मैंने, जरा गौर से देखिए इसे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। बहुत बेहतरीन और बहुत काम का फॉर्मूला लिखा है। ड्यू पॉइंट पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का रेशियो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल आएगी। क्लियर? तो यहां पर मैंने लिख दिया है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट स्मॉल p अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर कैपिटल P। रूम टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से ज्यादा है तो रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ज्यादा होगा मेरे बच्चा, ठीक है ना। तो ऊपर मैंने लिखा है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर इनटू 100। क्लियर है? अगर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ड्यू पॉइंट पर और रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बराबर बराबर है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कमरे की एयर, कमरे रूम के अंदर जो एयर है वो वाटर वेपर से 100% सैचुरेटेड है, इसका मतलब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। यही मैंने लिखा है एट ड्यू पॉइंट, एट ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100%। if at room temperature relative humidity is 100%, अगर कमरे के टेम्परेचर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर जो होगा वो डी पॉइंट के बराबर होगा। ये बात क्लियर होगी बच्चों? नोट कर लें आप इस बात को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला नोट कर लें। बड़ा काम का फॉर्मूला लिखा है, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला लिखा है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जल्दी से आप इसे नोट कर लें। कर लिया मेरे बच्चे? नोट करें, मैं हाइग्रोमीटर बता रहा हूं, पहले इसे नोट कर लीजिए। कर लिया? मैं हाइग्रोमीटर बता रहा हूं। हाइग्रोमीटर शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं बताता हूं अभी, पहले इसे नोट कर लीजिए आप। कर लिया? चलिएगा, हाइग्रोमीटर, जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। हाइग्रोमीटर नाम लिखा है, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, इसको हिंदी में कहा जाता है आर्द्रता। नापने के लिए, मेजरमेंट, ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर। इट इज यूज टू फाइंड आउट ड्यू पॉइंट। इसका इस्तेमाल केवल और केवल ड्यू पॉइंट निकालने में होता है बच्चों। ड्यू पॉइंट पता चलता है इससे। कैसे पता चलता है? उसका जनरल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो अभी बताया जाएगा। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ड्यू पॉइंट। इट इज द बेस्ड अपॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हाइग्रोमीटर का काम होता है ड्यू पॉइंट का पता लगाना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर बेस्ड है ये,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की अगर ज्यादा होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब एयर में वाटर वेपर्स का अमाउंट ज्यादा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है इसका मतलब एयर के अंदर वाटर वेपर्स का अमाउंट कम है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जनरल सी बात। अगर एयर की ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका अर्थ यह है कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स का अमाउंट ज्यादा है। तो जब एयर के अंदर एयर की ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होगी, वाटर वेपर्स का अमाउंट एयर में जब ज्यादा होगा तो पानी का वेपराइजेशन कम होगा। अगर एयर वाटर वेपर्स से 100% सैचुरेटेड है इसका मतलब क्या है, एयर की ह्यूमिडिटी 100% है, 100% ह्यूमिड एयर है इसका मतलब एयर 100% वाटर वेपर्स से सैचुरेटेड है। तो इसका मतलब उस एयर के अंदर फर्दर और वाटर वेपर्स नहीं मिलाई जा सकती। इसका मतलब जब एयर की ह्यूमिडिटी 100% होगी तो उस एयर में पानी का वेपोराइजेशन नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। और अगर एयर की ह्यूमिडिटी कम है इसका सेंस क्या हो गया कि एयर में वाटर वेपर्स का अमाउंट कम है, ह्यूमिडिटी कम है तो वाटर वेपर्स का अमाउंट कम है, तो पानी का वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात हो गई। और एयर 100% ड्राई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी 0% है, इसका मतलब एयर के अंदर वाटर वेपर्स है ही नहीं, तो पानी का वेपोराइजेशन तेजी से होगा, तेजी से पानी वेपोराइज होगा। क्लियर है, हाँ या ना? मैं हाइग्रोमीटर की बात कर रहा हूं राजा बेटा। हाइग्रोमीटर इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ड्यू पॉइंट, इट इज बेस्ड अपॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, बेस्ड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। हाइग्रोमीटर होता क्या है, ये जरा फिगर बनाया हुआ है मेरे बच्चे यहां पर, मैं इसको जरा सा छोटा सा थोड़ा छोटा कर रहा हूं, कर दिया मैंने छोटा, आप जरा ध्यान दें, देखिएगा। हाइग्रोमीटर का फिगर मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर आपके पास जो हाइग्रोमीटर है वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर मैंने लिखा है, वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर मेरे पास है, मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा। देखो इसके अंदर यहां पर जरा अगर आपको दिखाई दे रहा हो बच्चों, इधर तो लिखा है मैंने ड्राई, यहां पर ड्राई लिखा हुआ है, देखो चेक कर लो, दिख रहा है। और यहां पर लिख रहा है वेट, ये वेट लिखा हुआ है, चेक कर लो। इसमें दो थर्मोमीटर है, ध्यान से देखिएगा। एक थर्मोमीटर तो ये लगा हुआ है, ये वाला थर्मोमीटर है एक, और एक थर्मोमीटर ये लगा हुआ है। दो थर्मोमीटर इसके अंदर लगे हुए हैं, एक तो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर और एक होता है वेट बल्ब थर्मोमीटर। इसका बल्ब नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये वाले बल्ब नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले मैं इनको दिखाता हूं जरा, देखिएगा। ये जो थर्मोमीटर है ये बल्ब है, ये वाला, इसमें ये तो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है, ये वाला मैंने लिख दिया इस पर, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर है, बोलो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, इट विल रीड रूम टेम्परेचर। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है जिसका बल्ब एयर में ओपन होता है, ये रूम टेम्परेचर नापता है। ये वाला थर्मामीटर, अरे थर्मोमीटर तो देखा है मेरे बच्चा, इसके अंदर साइड बाई साइड दो थर्मोमीटर लगे होते हैं। एक थर्मोमीटर का बल्ब एयर में ओपन होता है, इसको बोलते हैं ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। दिस थर्मोमीटर विल रीड रूम टेम्परेचर, ये थर्मोमीटर रीड करता है रूम टेम्परेचर को। एक थर्मोमीटर का जो बल्ब है ये वाला, ये जो बल्ब है, इसके ऊपर एक क्लॉथ कपड़ा इस पर बाइंड होता है, यहां पर ये वाला कपड़ा इस पर बाइंड है ऊपर, इसके ऊपर वेट क्लॉथ, गीला कपड़ा है, और इस पर एक वेसल होता है यहां पर एक, जिसके अंदर पानी डाल देते हैं हम थोड़ा सा, जिससे ये कपड़ा क्या रहे, ये जो क्लॉथ है ये गीला रहे। ये वाला क्लॉथ होता है कॉटन क्लॉथ, ये वाला देखो, ये वाला ये कॉटन क्लॉथ है, ये वाला।
और बल्ब जो देख रहे हैं आप ये वाले, तो देखो मैं एक बल्ब को, ये दोनों बल्ब दिखा रहा हूं आपको। एक थर्मोमीटर ये रहा, एक थर्मोमीटर ये रहा, ये ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है। ये वाला जो थर्मोमीटर है वेट बल्ब थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर दोनों हैं, देख रहे हैं। ये वाला थर्मोमीटर ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है, ये वेट बल्ब थर्मोमीटर है। ये देखो मैं जरा इसको बैक साइड से दिखा रहा हूं, देखो इसका बल्ब ये दिख रहा है, आप एक का बल्ब दिख रहा है लाल रंग का, ये दिख रहा हो, दिख रहा है। और एक दूसरा जो थर्मोमीटर है उसके बल्ब के ऊपर, इसके बल्ब के ऊपर एक कॉटन का, ये वाला कॉटन है ना, कॉटन का कपड़ा इस पर चढ़ा हुआ है, इस वाले बल्ब पर कॉटन का कपड़ा बाइंड है, यहां पर लिपटा हुआ है यहां पर। तो ये वेट बल्ब थर्मोमीटर कहलाता है, जिस पर कॉटन का कपड़ा बाइंड है, इस पर लिपटा हुआ है, कॉटन तो समझते हो ना, कॉटन का कपड़ा इस पर लिपटा हुआ है, बाइंड है यहां पर। और एक का बल्ब जो है ये वाला बल्ब एयर में खुला हुआ है, ये ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है, ये वाला ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है, ये वाला ये तो कमरे का टेम्परेचर नापेगा। और ये इस पर एक कॉटन का कपड़ा बंधा हुआ है, और ये इस कपड़े को पानी से भिगो देते हैं बच्चों। कैसे भिगो देते हैं हम? पानी से। एक्चुअल में एक बर्तन सा होता है इस टाइप का, डिब्बी टाइप की, इस तरह की, और इसके अंदर इस कॉटन के कपड़े को इसमें पानी भर लेते हैं हम इसमें, और इस कॉटन के कपड़े को इसके अंदर डुबो देते हैं इसमें, और इसमें पानी भर देते हैं इसमें, इस डब्बी में, इस बर्तन पानी भर देते हैं उसमें। कपड़े को, कॉटन का जो कपड़ा था ना जो बाइंड है इस पर, देखो लिपटा हुआ ये रहा, और इसमें डुबो दिया है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी से गीला बना रहेगा। और जब पानी से गीला होगा तो ये जो कॉटन क्लॉथ है वो इस बल्ब से लिपटा हुआ है, तो यहां पर पानी का वेपराइजेशन होगा, पानी यहां से वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा तो पानी वेपराइज होने के लिए क्या लेगा? हीट लेगा। हीट किससे लेगा? इस थर्मोमीटर के बल्ब से। इस वेट बल्ब थर्मोमीटर का जो बल्ब है ना यहां पर नीचे इसके अंदर लगा हुआ है, जब इस वेट बल्ब थर्मोमीटर के बल्ब पर जो कॉटन का क्लॉथ लिपटा हुआ है ना, पानी से भीगा हुआ, उसका क्या होगा? वेपराइज, पानी का वेपराइजेशन होगा। और पानी जब वेपराइज होगा तो वो पानी वेपराइज होने के लिए जो हीट लेगा वो इस वाले थर्मोमीटर से लेगा, इसके बल्ब से लेगा, जिससे इस वेट बल्ब थर्मोमीटर की जो रीडिंग होगी, अगर यहां से पानी वेपराइज होगा तो ये पानी वेपराइज होने के लिए इस बल्ब से हीट ले लेगा, जिससे इसकी हीट कुछ कम हो जाएगी, तो इसका टेम्परेचर कुछ नीचे घट जाएगा। इसका मतलब ड्राई बल्ब थर्मोमीटर और वेट बल्ब थर्मोमीटर की जो रीडिंग होंगी, देखो इस पर लाल रंग की ये रीडिंग दिखाई दे रही होंगी आपको। इन दोनों बल्बों की रीडिंगों में अंतर होगा, डिफरेंस होगा, डेफिनेट। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी का वेपराइजेशन हो रहा है, पानी वेपराइज होने के लिए हीट लेगा, यहां से पानी वेपराइज हो रहा है तो पानी वेपराइज होने के लिए हीट लेगा, और पानी जब वेपराइज होने के लिए हीट लेगा तो इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर, क्योंकि पानी वेपराइज होने के लिए हीट किससे लेगा? इस बल्ब के, इस थर्मोमीटर के बल्ब से लेगा, जिससे इस थर्मोमीटर की रीडिंग इस ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से कुछ घट जाएगी। इसका मतलब इस थर्मोमीटर, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर और वेट बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंगों में क्या होगा? डिफरेंस होगा। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग ज्यादा होगी, वेट बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग कम होगी। इन दोनों की रीडिंगों में डिफरेंस जो होगा, अंतर जो होगा, ये जो डिफरेंस होगा वो डिपेंड करेगा किस पर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, इन दोनों थर्मोमीटर की रीडिंगों का जो अंतर होगा वो डिपेंड करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। अगर एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो यहां पर पानी का वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, पानी का वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट लेगा, ज्यादा हीट लेगा तो इसका टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों थर्मोमीटर की रीडिंगों में अंतर ज्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो पानी का वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, तो इन दोनों थर्मोमीटर की रीडिंगों में अंतर ज्यादा होगा। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो पानी का वेपोराइजेशन कम होगा, और पानी का वेपोराइजेशन कम होगा तो इन दोनों थर्मोमीटर की रीडिंगों में अंतर कम होगा। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की 100% है तो पानी यहां पर वेपोराइज नहीं होगा मेरे बच्चे, उस केस में दोनों थर्मोमीटर की रीडिंग सेम होगी। ये बात क्लियर है या नहीं है?
100% क्लियर होनी चाहिए। ये आप फिगर बना लीजिए। वेट बल्ब थर्मोमीटर, ये रहा। एक तो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है, ये तो कमरे का टेम्परेचर नापता है। ये वेट बल्ब थर्मोमीटर आफ्टर वेपराइजेशन ऑफ वाटर तब ये रीडिंग देगा। तो वेट बल्ब थर्मोमीटर और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंगों में जो अंतर देख रहे हैं आप, ये वाला, ये जो डिफरेंस देख रहे हैं, ये वाला रीडिंगों में जो अंतर है, मैं इसको थोड़ा शार्प कर लेता हूं बच्चों। रीडिंगों में भाई इस थर्मोमीटर की रीडिंग तो यहां तक है और इस थर्मोमीटर की रीडिंग यहां तक है, तो दोनों की रीडिंगों में अंतर इतना हो गया ना। तो ये जो रीडिंगों में जो डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये दोनों थर्मोमीटर की रीडिंगों में जो अंतर होगा वो एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगा। ह्यूमिडिटी अगर कम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, तो यहां पर वाटर का वेपराइजेशन ज्यादा होगा। वेपराइजेशन जब ज्यादा होगा तो थर्मामीटर की रीडिंगों में अंतर ज्यादा होगा। और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब एयर में वाटर वेपर्स ज्यादा है, तो यहां पर पानी का वेपराइजेशन कम होगा। पानी का वेपराइजेशन जब कम होगा तो इन दोनों थर्मामीटर की रीडिंगों में अंतर कम होगा। और अगर एयर वाटर वेपर्स से 100% सैचुरेटेड है तो यहां पर पानी का वेपराइजेशन नहीं होगा, और पानी जब वेपराइज नहीं होगा तो यहां से लेटेंट हीट लेगा ही नहीं, तो दोनों थर्मामीटर की रीडिंगों में कोई अंतर नहीं होगा। मान लो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग T, ये तो टेम्परेचर T नापता है। वेट बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग मान लो T डैश है। कितनी? T डैश। और हमें निकालना क्या होता है इस हाइग्रोमीटर से? ड्यू पॉइंट। और मैंने ये मान लिया है T नॉट क्या है मेरे बच्चे? ड्यू पॉइंट है। ड्यू पॉइंट तो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे T माइनस T डैश इज इक्वल टू G T माइनस T नॉट। T नॉट है बच्चों, ये तो T रीडिंग है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर की, T डैश रीडिंग है वेट बल्ब थर्मोमीटर की, T नॉट ड्यू पॉइंट है। G को बोलते हैं ग्लेशियर कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ G कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम रेनॉल्ट टेबल। ये बात मैंने यहां लिखी है। पहले इस फिगर को बनाएं और जो डिक्टेशन मैंने बोला है वो आपको शायद समझ आया होगा। देखो, इन दोनों थर्मोमीटर की रीडिंगों का जो डिफरेंस है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। लेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर विल बी द वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लेस विल बी द रीडिंग ऑफ वेट बल्ब थर्मोमीटर एंड मोर विल बी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ टू थर्मोमीटर एंड वाइस वर्सा। ये बात क्लियर हो गई होगी। एट ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, there will be no vaporization of water, hence both thermometer will give same reading। दोनों थर्मोमीटर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, दोनों थर्मोमीटर सेम रीडिंग देंगे। ये बात क्लियर? मान लिया है आपने। T तो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग है, T डैश वेट बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग है। T नॉट सफिक्स लिखा है मैंने, 2 नहीं है, ये वाला 2 नहीं है, ये गलत है। टी नॉट सफिक्स की जगह पर लिखा है मैंने, यहां पर डी पॉइंट है। तो रिलेशन होता है T माइनस T डैश बराबर G T माइनस T नॉट। क्लियर? वेयर G इज ए कांस्टेंट, जहां पर G क्या है मेरे बच्चे? कांस्टेंट है, नोन एज ग्लेशियर फैक्टर। इस G को हम ग्लेशियर कांस्टेंट या ग्लेशियर फैक्टर कहा जाता है मेरे बच्चे, ग्लेशियर कांस्टेंट कहते हैं। विच कैन बी रीड फ्रॉम रेनॉल्ट टेबल फ्रॉम एबव फॉर्मूला, ड्यू पॉइंट T नॉट कैन बी डिटरमाइंड। ये T नॉट ड्यू पॉइंट है बच्चों, 2 नहीं है, ये T नॉट है। ये T2 नहीं है, T नॉट यहां पर लगाना। फ्रॉम एबव फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट ड्यू पॉइंट। भाई G तो ग्लेशियर कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ ग्लेशियर कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर पर। ग्लेशियर कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ रूम। ठीक है ना? इसके लिए ग्लेशियर कांस्टेंट के लिए एक टेबल दी होती है, उस टेबल में
एक जगह पर तो ग्लेशियर कांस्टेंट की वैल्यू लिखी होती है, एक तरफ लिखा होता है टेम्परेचर और एक जगह पर लिखा होता है ग्लेशियर कांस्टेंट जी। तो यहां पर तो टेम्परेचर लिखा होता है जैसे 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर ग्लेशियर कांस्टेंट की वैल्यू देगा 21 डिग्री सेल्सियस, ग्लेशियर कांस्टेंट की वैल्यू देगा 22 डिग्री सेल्सियस, ग्लेशियर कांस्टेंट की वैल्यू देगा, इनकी वैल्यू देता है। और ग्लेशियर कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पर। मान लो रूम टेम्परेचर जैसे 35 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस लिख रहा होगा कहीं, और उसके सामने इस ग्लेशियर कांस्टेंट की यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी, उस वैल्यू को हटा करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना मेरे बच्चे, ठीक है। टी ड्राई बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग है, ये थर्मोमीटर से नोट कर लेंगे हम, यहां से थर्मोमीटर से पता कर लेंगे। वेट बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग यहां से पता कर लेंगे, टी डैश डायरेक्ट इस थर्मोमीटर से। जी की वैल्यू किससे, ग्लेशियर कांस्टेंट निकाल लेंगे, रेनॉल्ड टेबल होती है, इसको रेनॉल्ड टेबल बोलते हैं, जहां पर टेम्परेचर एक तरफ लिखा होता है, ग्लेशियर कांस्टेंट की वैल्यू एक तरफ लिखी होती है। और इस रेनॉल्ड टेबल में से कमरे का टेम्परेचर जो भी ड्राई बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग हो, उस टेम्परेचर पर ग्लेशियर कांस्टेंट की वैल्यू जो भी हो उस टेबल में से निकाल कर यहां रख देंगे। टी की वैल्यू पता है, टी डैश की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू रेनॉल्ड टेबल से निकाल दी हमने, टी की वैल्यू पता है। मुझे निकालना क्या था, ड्यू पॉइंट टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों, ठीक है ना। चैप्टर यहां पर फिनिश होता है बच्चों। एक छोटा सा सिंपल सा इंफॉर्मेशन आपके लिए लिखी है, नोट करके। संडे को और मंडे को, इन 2 दिन एटमॉस्फेयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गिवन है। जैसे आपने कहा संडे को रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% है और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, और मंडे को रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है और टेम्परेचर मंडे को भी 30 डिग्री सेल्सियस जो संडे को था। संडे और मंडे दोनों दिन टेम्परेचर तो सेम है बच्चे, लेकिन संडे को रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% है और मंडे को कितनी है, 60%। तो क्वेश्चन ये पूछता है तुमसे, संडे और मंडे में से कौन सा दिन ज्यादा गर्म होगा, कौन सा दिन ज्यादा ठंडा होगा। गर्म और ठंडा तो टेम्परेचर से बताते हैं ना, लेकिन यहां तो टेम्परेचर सेम है। तो अब ठंडा और गर्म बताएंगे हम ह्यूमिडिटी से। जिस दिन, भाई दोनों दिन टेम्परेचर सेम है, लेकिन जिस डे में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वो हॉट डे, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, टेम्परेचर तो सेम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ गई तो कहते हैं ना क्या चिपचिपी गर्मी पड़ रही है, तो ये हॉट डे कौन सा हुआ, मंडे। सो संडे विल बी कोल्ड, संडे विल बी कोल्ड एंड मंडे विल बी हॉट, क्योंकि मंडे के दिन और संडे के दिन टेम्परेचर तो समान है। संडे को ह्यूमिडिटी कम थी और मंडे को ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी एयर में ज्यादा है। तो जिस दिन नमी ज्यादा होगी उस दिन आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी, जबकि टेम्परेचर सेम है। यहां तक बात मेरी शायद समझ आ गई होगी बच्चों आपको। ये वीडियो 1-2 बार सुनना चाहते हैं, सुने जरूर इस पॉइंट को बच्चों, क्योंकि नई इंफॉर्मेशन है, इसको कोई पढ़ाता नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है ना मेरे बच्चे। हाइग्रोमेट्री कोई नहीं पढ़ाता, ना पढ़ेंगे आप, ना ही ये सिलेबस में है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। काम की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें 1-2 वीडियो, 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे आप, तो बहुत सारी चीजें आप जान जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।